भारत के बारे में यह लंबे समय से फैलाया गया विचार है कि हिंदू समाज शूद्रों के संगठित उत्पीड़न पर टिका था, अर्थात वर्ण व्यवस्था की तथाकथित सबसे निचली सीढ़ी पर। इस कहानी के अनुसार शूद्रों को हजारों वर्षों तक शिक्षा, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक गरिमा से वंचित रखा गया था। वे केवल लकड़ी काटने और पानी ढोने वाले बने रहे, जब तक कि ब्रिटिश उन्हें मुक्त करने नहीं आए। यह धारणा, जिसे औपनिवेशिक लेखों, मिशनरी साहित्य और बाद में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने बार बार दोहराया, केवल शैक्षणिक दावा नहीं था, यह एक राजनीतिक हथियार बन गया। इसके जरिए भारतीय सभ्यता को स्वभावतः अन्यायी, जड़ और उद्धार के लिए पश्चिमी उदारवाद या ईसाई धर्म की मोहताज बताया गया। लेकिन यह तस्वीर जैसे ही ऐतिहासिक साक्ष्यों से टकराती है, ढह जाती है। शूद्र और वे समुदाय जिन्हें आज अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, केवल स्थायी पीड़ित नहीं थे। उन्होंने अक्सर राजनीतिक सत्ता संभाली, शिक्षा प्राप्त की और उल्लेखनीय सामाजिक उन्नति का प्रदर्शन किया। दक्कन के शूद्रमूल सतवाहन, देवगिरी के यादव और बाद के किसान योद्धा शक्तियां जैसे मराठे और जाट, ये सभी गवाही देते हैं कि राजनीतिक सत्ता कभी किसी एक वर्ण का एकाधिकार नहीं रही। यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ ब्राह्मण सांस्कृतिक संरक्षक माने जाते थे, शासक अक्सर कृषक, पशुपालक या शिल्पकार पृष्ठभूमि से उभरते रहे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि समाज कोई स्थायी रूप से बंद पिरामिड नहीं था। इसी तरह यह दावा कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, तथ्य की कसौटी पर सही नहीं ठहरता। अभिलेखीय साक्ष्य और साहित्यिक संदर्भ बताते हैं कि कारीगर और कृषक समुदाय अक्सर अपनी पाठशालाएं और गुरुकुल चलाते थे। संस्कृत अभिलेखों में कभी-कभी शिल्पकार संघों और कृषकों द्वारा दिए गए दान दर्ज मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वे समाज के व्यापक बौद्धिक और धार्मिक जीवन में सक्रिय भागीदार थे। दक्षिण भारत में हमें प्रमाण मिलते हैं कि शूद्र और तथाकथित निचली जाति के विद्यार्थी आयुर्वेद, ज्योतिष और मंदिर वास्तुकला सीखते थे। वहीं मध्यकालीन महाराष्ट्र में संत तुकाराम, चोखामेला जैसे अनेक गैर ब्राह्मण संत गहन दार्शनिक और भक्तिपरक साक्षरता को व्यक्त करते हैं, जो संभव ही नहीं होता यदि उन्हें शिक्षा से पूर्णतः वंचित कर दिया गया होता। वास्तव में जाति को एक अटल और दमनकारी ढांचे के रूप में देखना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक निर्मिति है। ब्रिटिशों ने राज आसान करने और लोगों को बांटने के लिए बदलते और विविध जाति ढांचे को ऊंच नीच की सीढ़ी में बदल दिया। असली समाज की जगह उन्होंने एक झूठा, कार्टून जैसा चित्र गढ़ा। इस झूठे कथानक का सहारा लेकर ब्रिटिशों ने अपने राज को सभ्यता लाने वाला मिशन बताया, मिशनरियों को धर्मांतरण का नैतिक आधार दिया और समाज को टुकड़ों में बांटने को शासन की नीति बना दिया। इतिहास से जो तस्वीर उभरती है, वह परिवर्तनशीलता की है। समुदाय भूमिस्वामित्व, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के आधार पर उठते गिरते रहे। सामाजिक उन्नति वास्तव में संभव थी, भले ही उसका ढांचा आधुनिक उदार समाजों से अलग था और तथाकथित सबसे निचले समूह भी सर्वत्र बहिष्कृत नहीं थे, बल्कि भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को गढ़ने में सक्रिय सहभागी रहे। अंग्रेजों की रचना, जातिवाद की कैद। जब ब्रिटिशों ने भारत में अपना शासन मजबूत किया, तो उन्होंने भारतीय समाज को जड़ और अन्यायी के रूप में प्रस्तुत किया। यह दृष्टिकोण संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। शासन का औचित्य, यदि हिंदू समाज को स्वभावतः दमनकारी दिखाया जा सके, विशेषकर शूद्रों और तथाकथित नीची जातियों के प्रति, तो ब्रिटिश सत्ता को एक दयालु सभ्यता मिशन के रूप में पेश किया जा सकता था। यह दावा करके कि भारत कालातीत बर्बरता में फंसा हुआ है, उपनिवेशी खुद को उद्धारक के रूप में प्रस्तुत कर सके, जो समानता,
प्रगति और तर्कसंगत शासन लेकर आए। इस कथा ने विजय और शोषण को नैतिक आवरण दिया, जिससे ब्रिटिश अधिकारी यह दावा कर सके कि वे भारतीयों को उन्हीं से बचा रहे हैं। फूट डालो और राज करो। औपनिवेशिक राज्य ने सामाजिक विखंडन को शासन का सबसे प्रभावी शस्त्र बनाकर प्रयोग किया। भारत की पारंपरिक सामाजिक विविधता को ब्रिटिशों ने इतना तोड़ा कि वह कठोर, बनती हुई और आसानी से शोषण योग्य बन गई। वे समुदाय, जो परंपरागत रूप से भूमि स्वामित्व, युद्धक सफलता या मंदिरों और विद्या के संरक्षण के सहारे ऊपर उठते रहे थे, अब स्थायी पहचानों में कैद कर दिए गए। प्रतिद्वंद्विताएं भड़काई गईं, असंतोष को हवा दी गई, और जो समुदाय पहले जमीन, युद्ध या ज्ञान के दम पर ऊपर उठते थे, उन्हें अब एक तय पहचान में बांध दिया गया। इससे समाज में फूट बढ़ी और सामूहिक प्रतिरोध करना कठिन हो गया। प्रशासकों और मिशनरियों ने इस परियोजना में मिलकर काम किया, और जातियों वर्णों की जो कभी गतिशील और स्थानीय रूप से विविध व्यवस्था थी, उसे बदलकर एक कठोर, एकरूपी कैरिकेचर में ढाल दिया, जिसे आज हम जाति व्यवस्था कहते हैं। औपनिवेशिक जनगणना इस सामाजिक पुनर्गठन का सबसे शक्तिशाली औजार बनी। 1901 की जनगणना में पहली बार भारतीयों को मजबूर किया गया कि वे तय खाँचों में फिट हों। हर समुदाय को दर्ज किया गया और सख्त पदानुक्रम में रखा गया, एक ऐसा ढांचा जो कालातीत होने का दावा करता था, पर वास्तव में 19वीं शताब्दी के अंत में गढ़ा गया था। पूरी तरह नए वर्ग, जैसे अविकल वर्ग, डिप्रेस्ड क्लासेस, गढ़े गए, जबकि स्थानीय सामाजिक संवाद की जटिल परंपराओं को घटाकर केवल ऊंची जाति और नीची जाति की दो श्रेणियों में बांट दिया गया। यह औपनिवेशिक वर्गीकरण फिर शिक्षा, कानून और नीतियों में दोहराया गया, जिससे एक खतरनाक चक्र बना। जितना इसे लागू किया गया, उतना ही यह सच्चा लगता गया। समय के साथ ब्रिटिशों द्वारा थोपा गया यह वर्गीकरण भारतीयों द्वारा भी भीतर तक आत्मसात कर लिया गया, और आधुनिक राजनीति व पहचान को इस तरह ढाल दिया कि उसकी गूंज आज भी साम्राज्य के अंत के बहुत बाद तक सुनाई देती है। शूद्र और शिक्षा, धर्मपाल की खोज। शिक्षा से वंचित किए जाने वाले मिथक का सबसे स्पष्ट खंडन धर्मपाल की प्रसिद्ध कृति द ब्यूटीफुल ट्री में मिलता है। यह एक मील का पत्थर साबित हुई पुस्तक है, जिसमें 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वदेशी विद्यालयों पर ब्रिटिश प्रशासनिक सर्वेक्षणों को संकलित किया गया है। संग्राहकों और अधिकारियों के बारीक अभिलेखों पर आधारित होकर धर्मपाल ने दिखाया कि औपनिवेशिक व्यवधान से पहले भारत का शैक्षिक परिदृश्य कहीं अधिक व्यापक, स्थानीयकृत और समावेशी था, जितना कि प्रचलित धारणाएं दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी को लें, जहां शुरुआती सर्वेक्षणों ने विद्यालय नामांकन का एक चौंकाने वाला व्यापक सामाजिक आधार उजागर किया। ब्राह्मण 20-25%, अन्य उच्च जातियां 10-15%, शूद्र और अन्य गैर ब्राह्मण समूह प्रायः 40-50% या उससे भी अधिक। बंगाल और पंजाब में भी ऐसे ही आंकड़े सामने आए। ब्रिटिश अधिकारी, जो यह मानकर चले थे कि साक्षरता केवल ब्राह्मणों तक सीमित होगी, कृषक, शिल्पकार और पशुपालक समूहों की व्यापक भागीदारी देखकर हैरान रह गए। कई अधिकारियों ने अनमने ढंग से सही, पर यह भी स्वीकार किया कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार उस समय ब्रिटेन की तुलना में बेहतर था। यदि सचमुच शूद्रों को हजारों वर्षों तक व्यवस्थित रूप से शिक्षा से वंचित रखा गया होता, तो हम इन प्राचीन विद्यालयों में उनकी इतनी बड़ी उपस्थिति को कैसे समझाएं? ये आंकड़े ही औपनिवेशिक रूढ़ि को तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। वे इसके बजाय यह दिखाते हैं कि यहाँ शिक्षा की एक विकेंद्रित लेकिन गहराई से जमी हुई संस्कृति थी, जिसमें गांवों के स्कूल, पाठशालाएं और गुरुकुल जातिगत सीमाओं के पार पहुंच प्रदान करते थे। साक्षरता किसी एक अभिजात पुजारी वर्ग तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्थानीय समुदायों की संरचना में रची बसी थी,
जिसे कृषकों, व्यापारियों, शिल्पकारों और शासकों सभी का सहयोग प्राप्त था। औपनिवेशिक विचारधारा के लिए असहज करने वाली सच्चाई यह थी कि भारत की स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था उस कथानक में फिट नहीं बैठती थी जिसमें ब्राह्मणों का एकाधिकार और दूसरों का दमन दिखाया जाता था। वास्तविकता कहीं अधिक समानतावादी और व्यापक थी, जितना वे मानना चाहते थे। इस मिथक को बचाए रखने के लिए उन्होंने इन प्रमाणों को दबा दिया, परंपरागत विद्यालयों के नेटवर्क को उपेक्षा और नए कर प्रणालियों के जरिए ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह एक राज्य नियंत्रित व्यवस्था खड़ी की, जिसका उद्देश्य राज के लिए क्लर्क तैयार करना था, न कि आत्मनिर्भर सभ्यता के लिए शिक्षित नागरिक। इस प्रकार भारतीय शिक्षा की तथाकथित पिछड़ापन हिंदू समाज की देन नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक व्यवधान का प्रत्यक्ष परिणाम था। धर्मपाल की अभिलेखीय खोज हमें केवल आंकड़े ही नहीं देती, बल्कि यह उजागर करती है कि किस तरह एक जीवंत और समावेशी व्यवस्था को मिटा दिया गया और फिर साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। शूद्र और आदिवासी राजकुमार। ब्रिटिश आधिपत्य के समय की रियासतों के प्रमाण औपनिवेशिक मिथक की एक और धारणा कि शूद्र और आदिवासी समूह सदैव दबे कुचले रहे हैं, को भी निर्णायक आघात पहुंचाते हैं। यह ब्रिटिशों द्वारा दर्ज की गई 584 रियासतों में से आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या ऐसी थी, जिन पर वे समुदाय शासन कर रहे थे जिन्हें औपनिवेशिक विचारक और बाद में मार्क्सवादी इतिहासकार नीची जातियां या पिछड़े वर्ग कहकर खारिज कर देते थे। इंदौर के होलकर महान मराठा घरानों में से एक होलकर वंश, धांगड़ समुदाय, चरवाहे, जिन्हें आज ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, से उठा। साधारण पशुपालक पृष्ठभूमि से वे सॉवरेंटी तक पहुंचे और मंदिरों, शिक्षा तथा कलाओं का संरक्षण किया। कोली रियासतें, गुजरात और महाराष्ट्र में कोली समुदाय, आज ओबीसी या एसटी में सूचीबद्ध, ने कम से कम 39 रियासतों पर शासन किया। उनका शासक के रूप में होना उस औपनिवेशिक छवि को पूरी तरह खंडित करता है जिसमें कोलियों को अपराधी जनजाति या हाशिए के समूह के रूप में चित्रित किया गया था। छत्तीसगढ़ के राजगोंड आदिवासी राजगोंड समुदाय ने व्यापक राज्यों की स्थापना की, जहां उन्नत सिंचाई और जल प्रबंधन प्रणालियां थीं, जो शासन और राज्यकला में उनकी परिपक्वता का प्रमाण है। पुडुकोट्टी के कल्लर और रामनाथपुरम के मरवर वे समुदाय जो आज डिनोटिफाइड या पिछड़े कहे जाते हैं, तमिल क्षेत्रों में स्वतंत्र शासक थे। उन्होंने सेनाएं खड़ी की और पड़ोसी शक्तियों व यूरोपीय व्यापारियों दोनों के साथ कूटनीति की। ये उदाहरण किसी राष्ट्रवादी कल्पना से नहीं, बल्कि स्वयं ब्रिटिश सरकार के ज्ञापन, गजेटियर और राजनीतिक सर्वेक्षणों से लिए गए हैं। ये निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि शूद्र और आदिवासी समूह केवल राजनीतिक व्यवस्था में समाहित ही नहीं थे, बल्कि अक्सर वे सत्ता सर्वोच्चता की मूर्त छवि बन गए। उन्होंने शासन किया, परंपराओं को सहेजा और प्रतिष्ठा अर्जित की, जो सदियों लंबे दमन की कथा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। समय समय पर बदलते राजवंश सीधे सीधे इस दावे का खंडन करते हैं कि जाति व्यवस्था स्थिर और अपरिवर्तनीय थी। सत्ता का अधिकार वंश से नहीं, बल्कि भूमि, युद्ध क्षमता, यज्ञदान और जनस्वीकृति से तय होता था। सामान्य कृषक या गोपालक समुदाय भी समय आने पर राजा बन जाते थे। दूसरे शब्दों में, सामाजिक उन्नति कोई अपवाद नहीं थी, बल्कि यही सामान्य प्रवृत्ति थी। जाति स्थिर नहीं, बल्कि परिवर्तनशील। ये उदाहरण इस सच्चाई को उजागर करते हैं कि भारत की जातिगत स्थिति जन्म से तय और अटल नहीं थी। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग युद्धवीरता, राजकीय कृपा, धार्मिक यश और भूमि के बल पर ऊंचा दर्जा प्राप्त करते रहे। सत्ता परिवर्तन और सामाजिक उन्नति का सजीव उदाहरण होलकर है। धांगड़, एक पशुपालक चरवाहा समुदाय से जन्मे होलकरों ने मराठा पेशवाओं की सेवा में रणभूमि पर अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की।
निष्ठा, कौशल और अथक परिश्रम से उन्होंने ग्रामीण चरवाहों की छवि झाड़ दी और राजवंशीय राजनीति की दुनिया में प्रवेश किया। अंततः वे मराठा शासक घरानों में अग्रणी बने। भरतपुर के जाट भी वैसी ही प्रभावशाली राह पर चले। कृषक जीवन में जमे इन कुलों ने उत्तर भारत की उपजाऊ धरती पर अपनी शक्ति को संगठित किया। 18वीं शताब्दी तक वे अपनी कृषि आधारित शक्ति को राजसत्ता में बदलने में सफल रहे। कृष्ण से वंशज होने का दावा कर उन्होंने न केवल क्षत्रिय के रूप में मान्यता प्राप्त की, बल्कि अपनी पहचान को राजत्व की गरिमा से भी जोड़ा, जिससे उनकी सत्ता वंश परंपरा और सैन्य शक्ति दोनों के बल पर वैध ठहराई गई। दक्षिण भारत के पुडुकोट्टई के कल्लर इस प्रवृत्ति का एक और उदाहरण है। कठोर योद्धा समुदाय के रूप में प्रसिद्ध कल्लरों ने विजयनगर के राजकुमारों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर राजकुमारों ने उन्हें शासन की जिम्मेदारी सौंपी। इस प्रकार स्थानीय युद्धक प्रतिष्ठा राजसत्ता में बदल गई, यह दिखाते हुए कि स्थापित सत्ता की मान्यता किसी समुदाय की सामाजिक स्थिति को पूरी तरह नई दिशा दे सकती थी। ये घटनाएं कोई असामान्यता नहीं थी, बल्कि सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाती थी। भारत में विभिन्न शासक उच्च कही जाने वाली जातियों के बाहर से आए और सत्ता पाने के बाद धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर संरक्षण और वंशावली निर्माण के माध्यम से अपने लिए वैधता गढ़ी। इस प्रक्रिया ने जाति को उपनिवेशीय धारणा से अधिक गतिशील सिद्ध किया। इसके विपरीत ब्रिटिश वर्णन ने इस गतिशीलता को जकड़कर कठोर पिरामिडनुमा ढांचे में बदल दिया। उन्होंने जाति को जन्म से तय स्थायी कैद बताया और उन ऐतिहासिक प्रमाणों को मिटा दिया जो दिखाते थे कि सामाजिक स्थान हमेशा संघर्ष और परिवर्तन से बनता बिगड़ता रहा। औपनिवेशिक प्रशासकों की यह शाश्वत हिंदू वास्तविकता दरअसल भारत के जटिल इतिहास को नकारने वाली विकृति थी। अंग्रेजों ने आखिर इस कथा को क्यों जन्म दिया? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन ने केवल भारतीय समाज का विवरण ही नहीं किया, बल्कि उसे नस्ल विज्ञान और पदानुक्रम की कसौटी पर ढालकर संहिताबद्ध करना शुरू किया। सामाजिक डार्विनवाद और आर्य नस्ली श्रेष्ठता की यूरोपीय धारणाओं से प्रेरित होकर उन्होंने जाति को रक्तवंश पर आधारित एक स्थिर जैविक श्रेणी माना। 1901 की जनगणना के आयुक्त H.H. रिस्ले ने घोषणा की कि जाति नस्ल की उपज है और इस तरह भारतीय समाज की शताब्दियों की गतिशीलता को मिटा डाला। इस प्रक्रिया में स्थानीय विविधताओं और सामाजिक उन्नति के इतिहास को जानबूझकर मिटा दिया गया। मराठा, जाट, राजगोंड या कल्लर जिन समुदायों ने सत्ता हासिल की थी, उन्हें उनके ऐतिहासिक उपलब्धियों से वंचित कर कठोर श्रेणियों में वापस ठूंस दिया गया। जो समाज कभी परिवर्तनशील था और जिसमें हर वर्ण से राजा, आचार्य और संत उभर सकते थे, उसे औपनिवेशिक नजर ने स्थिर और दमनकारी पिरामिड बनाकर दिखाया। औपनिवेशिक ढांचे में संगठित शूद्र उत्पीड़न की कल्पना मुख्य आधार बनी और इससे अंग्रेजों को अनेक लाभ मिले। हिंदू समाज का अवमूल्यन भारत की स्वदेशी संरचनाओं को स्वभावतः अन्यायी दिखाकर ब्रिटिशों ने खुद को सुधार के अनिवार्य निर्णायक के रूप में प्रस्तुत किया। मिशनरी गतिविधियों का औचित्य: यदि हिंदू धर्म को क्रूरता और बहिष्कार से जोड़ा जाए, तो ईसाई धर्म स्वयं को समानता और मुक्ति का धर्म बताकर नैतिक बढ़त हासिल कर सकता था। सत्ता के लिए विखंडन: अंग्रेजों ने जातियों को कठोर सरकारी मान्यता प्राप्त खांचों में बांधकर समाज को स्थायी तौर पर विभाजित किया। यह विभाजन आकस्मिक नहीं था, बल्कि शासन नीति का हिस्सा था। दुर्भाग्य यह है कि साम्राज्य चला गया, पर उसकी बनाई हुई विकृतियां कायम रहीं। सत्ता साधने की औपनिवेशिक चाल समय के साथ समाज में रचबस गई और उसने भारत की राजनीति, न्याय व्यवस्था और पहचान को गहराई से प्रभावित किया। जिसे आज जाति व्यवस्था कहा जाता है, वह ब्रिटिश वर्गीकरण की देन है, न कि भारत के पारंपरिक सामाजिक अनुभव की। उनके बोए विभाजन आज भी राजनीति में काम आते हैं
और इस तरह औपनिवेशिक परियोजना स्वतंत्र भारत पर अपनी लंबी छाया बनाए रखती है। ऐतिहासिक संतुलन की पुनर्स्थापना। शिक्षा के अभिलेखों, रियासतों और सामाजिक इतिहास के जीवंत तानेबाने से मिले सामूहिक प्रमाण एक बात स्पष्ट कर देते हैं, शूद्र सार्वभौमिक रूप से न तो उत्पीड़ित थे और न ही बहिष्कृत। उन्होंने विद्यालयों में अध्ययन किया, राज्य चलाए, सिंचाई और जल प्रणालियां बनाईं, सेनाओं का नेतृत्व किया, भक्ति पर कविता रची और वर्ण ढांचे में अपने स्थान का निर्धारण असाधारण गतिशीलता के साथ किया। हाँ, पदानुक्रम, बहिष्कार और स्थानीय प्रतिबंधों की घटनाएं अवश्य थी। मानव इतिहास का कोई भी समाज इनसे मुक्त नहीं रहा। लेकिन इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना भारत में हजारों वर्षों तक चले संगठित उत्पीड़न में बदल देना, अतीत को पहचान से परे तोड़मरोड़ देना है। ऐसी व्यापक कथा इतिहास नहीं, बल्कि विचारधारा है, एक औपनिवेशिक मिथक जो समय के साथ आधुनिक कॉमन सेंस के रूप में जम गया। इस असत्य का खंडन करना अतीत में लौटना नहीं, बल्कि चिंतन को औपनिवेशिक बेड़ियों से मुक्त करना है। यह हमें औपनिवेशिक ढांचों और विकृत धारणाओं को पीछे छोड़कर भारतीय समाज की अपनी जीवंत प्रक्रिया को समझने के लिए प्रेरित करता है। वास्तविकता यह है कि पदानुक्रम के रहते हुए भी भारतीय समाज ने हर समूह को, तथाकथित शूद्रों को भी सीखने, ऊपर उठने और सत्ता संभालने की संभावना दी। हम यह नहीं कहते कि असमानता थी ही नहीं, बल्कि यह कि औपनिवेशिक दृष्टि ने उसे शाश्वत और अटल मानकर विकृत कर दिया। इसके बजाय जो चित्र उभरता है वह एक ऐसी सभ्यता का है जो अनुकूलनशील थी, संघर्षशील थी और जीवंत थी। एक ऐसा समाज जहां पहचानें बदली जा सकती थी, सत्ता हासिल की जा सकती थी और गरिमा का दावा किया जा सकता था। यह स्वीकार केवल अतीत को सुधारने का प्रयास नहीं है, बल्कि वर्तमान को मुक्त करने का आह्वान है।